हेलो एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी स्लो लगती है तो आप इस वीडियो को 1.25x स्पीड पे देख सकते हैं। इससे काफ़ी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें क्या क्या ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हुए जो कि भारत के हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आज़ाद हुआ हमारा भारत तो उसके जो शुरुआत दिनों थे ना, शुरुआत के जो टाइम थे वो काफ़ी चैलेंजेस और कंसर्न से भरे थे रिगार्डिंग नेशनल यूनिटी, यानी कि भारतीय एकता को लेके। और हम ये सब जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे तोहफे में क्या मिला? बंटवारा, यानी कि पार्टीशन। और उस पार्टीशन के कारण पूरे इंडिया में लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस हुआ और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इधर के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग इंडिया में आए और ये एक सेकुलर स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन किया, यानी कि ठेस पहुंचाया। तो मेजरली अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसके पास तीन मेजर चैलेंजेस थे। यानी कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इमीडिएट चैलेंज जो थे ना वो तीन थे भारत के पास। पहला ये था कि भारत की यूनिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि यहाँ इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर था, इतने ज़्यादा डिफरेंट तरह के लोग यहाँ रहते हैं, रिलीजन यहाँ पे इतने ज़्यादा डाइवर्स है। तो इस यूनिटी को मेंटेन कैसे रखा जाए बिना डाइवर्सिटी को हैम्पर किए, यानी कि बिना रिलीजन को या फिर कल्चर को उनके साथ खिलवाड़ किए। पहला चैलेंज ये था। दूसरा था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे कॉलोनियल लेगेसी से कैसे हटाया जाए और एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पे सबके पास अपने के राइट्स हों, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, किसी के राइट्स को डेमोलिश नहीं किया जाए। तो सेकंड था डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। और तीसरा, इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉयटेशन किया था हमारे रिसोर्सेज का और रिलीजन्स का, लोगों का। तो तीसरा यही था कि कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि समाज के अंतिम छोर तक जो बैठे लोग हैं ना उन तक कैसे डेवलपमेंट के साधनों को पहुंचाया जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाए। ये तीन मेजर चैलेंजेस थे और ये इमीडिएट चैलेंज थे जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट को देना था। तो इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, क्विकली हम देखते हैं पार्टीशन की कहानी क्या थी। देखिए, 14 और 15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र, यानी कि दो नेशन जो है ना वो एग्जिस्टेंस में आए। एक तो हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान। लेकिन ये पार्टीशन जो है ना वो सडन डिसीजन नहीं था। इसका जो बीज था ना, यानी कि सीड, वो बहुत पहले से ही रखा गया था, आज़ादी के पहले से ही। और हम सब जानते हैं कि टू नेशन थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग कब से हमेशा से डिमांड करता रहा था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के टसल के कारण और ख़ासकर ब्रिटिश के भी जो गवर्नर्स जनरल्स थे उनके रोल के कारण एक डिसीजन जो है ना ये फाइनली हमारा 14 और 15 अगस्त को आया पाकिस्तान के क्रिएशन के रूप में। हुआ क्या कि 3 जून को, यानी कि 3 जून प्लान, इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, इसमें इस प्लान के तहत एक ब्रिटिश जूरिस्ट को बुलाया गया। उनका नाम था रेडक्लिफ। इनको इनवाइट किया गया कि आप आइए और एक बाउंड्री कमीशन को लीड कीजिए जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री को निर्धारित कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए। तो इसके लिए हुआ क्या कि 2 बाउंड्री कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। पहला था बंगाल रीजन के लिए और दूसरा था पंजाब के लिए। यही दोनों क्यों? क्योंकि बंगाल और पंजाब दोनों में मुस्लिम्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो 2 बाउंड्री कमीशंस, याद रखिएगा, 2 बाउंड्री कमीशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इनको, अब रेडक्लिफ चूँकि नए थे तो इनको ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं उस समय कि इंडियन जोग्राफिकल और प्लस पॉपुलेशन के बारे में और इंडिया के डेमोग्राफी के बारे में उनको आइडिया नहीं था उतना। तो उन्होंने जो सजेशन दिया वो उतना कारगर नहीं था। तो फाइनली ये अडॉप्ट किया गया कि बाउंड्री सेपरेशन जो है ना, जो हम बाउंड्री कैसे निर्धारित करेंगे उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, ये प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो इलाका जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है उसे हम पाकिस्तान कहेंगे और जहाँ बाकी जो बच गए उसको हम हिंदुस्तान कहेंगे। ठीक है, इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश, जो 1971 में बांग्लादेश बना ना, वो पहले पाकिस्तान ही था। तो ये इस तरीके से बाउंड्री का गठन हुआ हमारा। क्लियर है?
नाउ अ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, इस प्रिंसिपल के तहत ना जो पार्टीशन हुआ, जो बाउंड्री का डिवीज़न हुआ, इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए, मतलब प्रॉब्लम आया। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि इस प्रिंसिपल के तहत एक तो वेस्ट पाकिस्तान बन गया और एक ईस्ट पाकिस्तान बन गया। ईस्ट पाकिस्तान को हम आज कहते हैं बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे जो कि जो अपोज कर रहे थे कि देखो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड मत करो, एक ही हिंदुस्तान रहेगा, उसमें सब मिलजुल कर रहेंगे। जैसे कि फ्रंटियर गांधी का, जिसको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये अपोज कर रहे थे डिवीज़न को, यानी कि पार्टीशन को, ठीक है। पहला तो चुनौती ये था। दूसरा चुनौती था प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी का, कि दो इलाका पंजाब और बंगाल, यहाँ पे मुस्लिम्स तो थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी था, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ कि इन दोनों प्रोविंस में जहाँ जहाँ रिलीजियस मेजोरिटी होंगे उस जगह पे हम पार्टीशन करेंगे, उस जगहों को हम मिला देंगे पाकिस्तान में और फिर इंडिया में। अब यही जो था ना, पंजाब और बंगाल, यही दो ऐसा जो मेजोरिटी एरियाज़ थे ना, जो पार्टीशन के ट्रॉमा को दिया, यानी कि पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा जो दंगा हुआ, जहाँ लोग मारे गए, वो इन्हीं दोनों रीजन के कारण, पंजाब और बंगाल, ठीक है। तो ये काफ़ी एक सेटबैक रहा हमारे इंडियन फ्रीडम के लिए, जो पार्टीशन के वक्त लाखों लाख लोग मारे गए। और साथ ही साथ दोनों इलाकों में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, जो माइनॉरिटीज़ थे ना, वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्हें अपने जान को बचाने के लिए उनको भागना पड़ा उन जगहों से, क्योंकि उनके उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ हुआ है, जो ब्रूटलिटीज़ हुआ था, वो हम फील नहीं कर सकते हैं। कितने माइनॉरिटीज़ लोग अपने घर बार को, अपने जायदाद प्रॉपर्टी को छोड़कर डिस्प्लेस हो गए और रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहने लगे। वो आज भी इंडिया में कई ऐसे जगह हैं, राजस्थान पंजाब के साइड, जहाँ पे रिफ्यूजी कैंप हैं आज भी। और पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी अब ख़त्म ही हो चुकी है, जो वहाँ पे हिंदू, जैन, सिख, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये कहानी हुई पार्टीशन की। अब देखते हैं कि आखिर जब पार्टीशन हो गया तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कंसिक्वेंस क्या हुआ उस पार्टीशन का। देखिए 1947, ये तो मतलब जिस समय बंटवारा हुआ, उस समय पूरे मानव इतिहास का सबसे ट्रेजिक और एब्रप्ट, मतलब बहुत ही विध्वंसक दंगा हुआ, जिसमें काफ़ी लाखों लोग मारे गए, ब्रूटल किलिंग्स हुआ, एट्रोसिटीज़ हुआ। दोनों साइड, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों को मार दिया गया। जैसे बहुत सारे शहर, जैसे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये सब जो है ना एक कॉम्युनल जोन्स में बदल गए। कॉम्युनल जोन्स यानी कि सबसे ज़्यादा दंगा अफेक्टेड एरिया, ठीक है। और कई केसेस में ये देखा गया कि जो फैमिली थे वो खुद अपनी औरतों को मार दे रहे थे। वुमेन वे किल्ड बाय देयर ओन फैमिली। क्यों? ताकि उनका रेप ना हो और उनकी फैमिली प्राइड, उनका जो एक इज्जत है फैमिली का, वो बचा रहे। सोचिए क्या हालात होंगे उस समय पार्टीशन के वक्त, कि लोग अपने ही औरतों को मार दे रहे थे ताकि वो दूसरे हाथों में न चलाई जाए। ये सारी चीज़ें हो रही थी। और एक अनुमान के मुताबिक जो पार्टीशन है ना, उसने लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोगों को माइग्रेट करने पे मजबूर किया, बॉर्डर के इस साइड और उस साइड। और करीब करीब 10 लाख लोग, यानी कि 1 मिलियन लोग इस बंटवारे में मारे गए। सोचिए ये कितना बड़ा दंगा था। आज़ादी के बाद हम कई दंगे और डिस्कस करते हैं कि हाँ 1984 का सिख दंगा हो गया, मुरादाबाद का दंगा हो गया, 2002 का गुजरात दंगा हो गया, फिर मुजफ्फरनगर दंगा, ये सारे हैं। बट आज़ादी का जो दंगा हुआ था वह सबसे बड़ा दंगा हुआ था, सबसे बड़ा रिवॉर्ड था वो, ठीक है। अब जब लोग इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस समय, उस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने ये किया कि जो भी लोग बॉर्डर पार से इंडिया में आ रहे थे उनके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन क्रिएट किया, जो कि इनको देखे। एक और बहुत जगह अलग अलग, सिंध प्रांत में, कि पंजाब के साइड, राजस्थान, दिल्ली के साइड ना, रेफ्यूजी कैंप्स को सेटअप किया गया था। और ये जो मेजर कैंप है ना, वो 2 जगह मेनली थे, एक थे कुरुक्षेत्र और एक थे कुलवाड़ा कैंप, जो बॉम्बे में है। कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे
लाखों लाख रिफ्यूजीज़ को एकोमोडेट किया गया था। तो अब जब रिफ्यूजी कैंप में सरकार ने रिफ्यूजीज़ को जो बॉर्डर पार यानी कि पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको रहने का जगह दिया, बट उन रिफ्यूजीज़ का एक कहना था कि हम अपनी ज़मीन और अपने घर को हम छोड़ कर आए हैं, तो यहाँ पे हम टेम्प्रोरी कैसे रह सकते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कुछ परमानेंट व्यवस्था किया जाए रहने का, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने का। तो गवर्नमेंट जो है ना, उनके लिए पहला रीसेटलिंग का काम करना था गवर्नमेंट को, और वो ये था कि जो मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान गए थे, चूँकि जो रेफ्यूजी पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको ज़मीन चाहिए, तो यहाँ से भी कुछ लोग पाकिस्तान गए थे जो कि मुस्लिम्स वगैरह थे अपनी ज़मीन को छोड़ छाड़ कर, है ना। तो जो मुस्लिम्स की ज़मीन जो यहाँ पे वैकेट हो गई थी, खाली थी, जो छोड़ के चले गए थे, उन ज़मीनों को, जो ईस्टर्न पार्ट है ना और पंजाब, वहाँ पे रिफ्यूजीज़ को वो ज़मीन दिया गया। ठीक है, मीन्स फर्स्ट प्लेस टू रीसेटल द रिफ्यूजी वाज ऑन द लैंड वैकेटेड बाय मुस्लिम्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, और इस तरीके से अब इसमें भी हुआ क्या, एक फैक्ट ये है कि 2.7 यानी कि 2.7 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है ना हिंदू और सिख वेस्ट पंजाब में छोड़ के आ गए थे इंडिया में, और यहाँ से 1.9 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है ना मुस्लिम छोड़कर चले गए पाकिस्तान। तो ये थोड़ा कम था, और चूँकि पाकिस्तान से जो लोग भाग कर इंडिया में आए हैं वो ज़्यादा थे और उनके लिए ज़मीन कम थी यहाँ, और इंडिया से जो भाग कर पाकिस्तान गए उनको वहाँ ज़्यादा ज़मीन मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी चल रही थी सारी चीज़ें। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक उपाय किया कि जो भी इंडिया में रेफ्यूजीज़ आए थे उस समय, जो हमारे ईस्ट पंजाब में, तो उनको जो है हर एक फैमिली को, जो भी रिफ्यूजी फैमिली थे उनके हर एक फैमिली को 4 हेक्टेयर लैंड को अलॉट किया गया, यानी कि उनको 4 हेक्टेयर लैंड दिया गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी होल्डिंग क्या थी पाकिस्तान में, उनके पास ज़मीन था कि नहीं था, अमीर थे गरीब थे, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी रिफ्यूजी इंडिया में आए सबको 4 हेक्टेयर लैंड अलॉट किया गया ये पंजाब में। जो हमारे रिफ्यूजी मेनली उधर ही कुरुक्षेत्र साइड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक गवर्नमेंट हेल्प किया रेफ्यूजीज़ को जो वहाँ से भागकर यहाँ आए थे, जिनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, और इसके लिए एक जनरल प्रोसेस अपनाया गया था कि कैसे वो इस अलॉटमेंट को लेंगे। तो उसके लिए कि परमानेंट अलॉटमेंट के लिए एक अप्लीकेशंस को सिंपली जमा करना पड़ता था। ठीक है, और जब एप्लीकेशन जमा कर दिए तो फिर ऑफिशियल्स कैसे वेरीफाई करते थे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसमें क्या था ना कि जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग अगर इंडिया में आए हैं तो उनके साथ कुछ उनके गांव के लोग भी आए होंगे, तो वेरिफिकेशन का एक वही प्रोसेस था कि जिसने क्लेम किया कि पाकिस्तान में मेरे 2 बीघा ज़मीन थे, यानी कि 2 हेक्टेयर ज़मीन थे, तो उसको वेरीफाई कैसे करें। तो उन्हीं के गाँव के कुछ लोग जो साथ में भाग कर आए थे वो बोलते हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, इसका वहाँ था। तो इस बेसिस पे वैलिडेशन हो रहा था। सोचिए, मतलब इतना टाइम, इतना रिसोर्स भी नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वेरीफाई किया जाए। जो मतलब वर्बली जो कह रहा है, लोग कह रहे हैं साथ वाले उसके, उसी को एक बेसिस मानकर अलॉट किया गया। क्या सिचुएशन था पार्टीशन के वक्त, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जाके 1951 तक ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया, यानी कि जो भी रेफ्यूजीज़ बॉर्डर पार से इंडिया में आए थे उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, उनका परमानेंट सेटलमेंट कैसे होगा, उनको क्या क्या वर्क दिया जाएगा, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया गया। और उसके बाद इंडिया जो है फिर वो अपने आगे के मुद्दों के लिए लीड करता है। नौ अब जो है ये चीज़ों से निपटने के बाद इंडिया का जो ध्यान था कि अब इंटरनल इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उसको स्टेबल किया जाए। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ ना तो उस समय आज की तरह 28 स्टेट्स नहीं थे। ठीक है, उस समय 565 प्रोविंसेस थे, यानी कि छोटे मोटे अलग रियासतें थीं जहाँ पे राजा होते थे, वो अपना एक उस इलाके में अलग ही रूल करते थे। एक प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस से कोई लेना देना नहीं था। तो इस केस में इन 565 रियासतों यानी प्रोविंसेस को एक करना और इंडिया में मिलाना ये सबसे बड़ा चुनौती था, क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए बांट कर। ठीक है, तो देखिए जब अंग्रेज़ शासन कर रहे थे तो कॉलोनियल इंडिया में नियरली जो 40% जो टेरिटरी है ना इंडिया का, जो पूरा भूभाग जोग्राफिकल एरिया 40% एरिया
और 40% टेरिटरी कह लीजिए, वो जो था वो ऑक्युपाइड था 565 स्मॉल एंड लार्ज रूल्ड बाई प्रिंस, यानी कि यही 565 जो प्रोविंसेस थे ना, ये लगभग 40% ऑफ टेरिटरी पे रूल करते थे इंडिया के। ठीक है, तो इनको मिलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ ये सारे 565 प्रोविंसेस थे वो एक स्वप्न देखने लगे, ड्रीम करने लगे कि अब हम भी इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम भी इंडिया नहीं, इंडिया तो अलग है, हमारी अलग पहचान है। वो ख्वाब देखने लगे, तो उनके ख्वाब को तो भाई कुछ ना कुछ तो करना था। तो हमारे पटेल साहब जो हमारे आयरन मैन, उनका रोल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जून 27, 1947 सरदार पटेल साहब को एक एडिशनल चार्ज दिया गया, ठीक है ना, कि न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का एक चार्ज दिया गया, जिसके वीपी मेनन एक सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो सरदार पटेल को जिम्मा दिया गया कि आप सारे बटे हुए रियासतों को एक में मिलाइए। तो पटेल साहब बड़ा होशियार थे, उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल था ना वो ब्रिलियंट था। अगर उनके स्टाइल को रीड किया जाए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, पहला स्टाइल उनका ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे ना बटे हुए थे, पहला स्टेप ये था कि वहाँ के रूलर्स को या किंग को या जो भी वहाँ के डिक्टेटर कहते थे, वही कह सकते हैं, उनको खाने पे बुलाते थे कि आइए थोड़ा खाना खाते हैं साथ में बैठ के। और वहाँ पे कहते थे कि आप इंडिया में मिल जाइए, ये एटलीस्ट आपका 3 जो चीज़ है ना वो हम हैंडल करेंगे, आपका फॉरेन रिलेशन, आपका डिफेंस और आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, और अगर ये चीज़ें ना माने वो वहाँ के प्रोविंसेस, तो उन्हें फिर थ्रेट करते थे कि सोचिए 15 अगस्त के बाद जब इंडिया आज़ाद होगा तो उस समय अपने लोगों का प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे और उस समय हम मदद के लिए नहीं आएंगे। सो इससे अच्छा है कि आप मिल जाओ। यानी कि जहाँ प्यार से चीज़ें चल रही हैं वहाँ प्यार से मिला रहे हैं लोगों को, जहाँ पे डराना है वहाँ पे डरा कर, वहाँ जहाँ पे थ्रेटन करना है वहाँ पे थ्रेटन करके इंडिया में मिला रहे हैं। समझ गए? तो मैक्सिमम जो प्रोविंसेस थे ना वो विलिंगली इंडिया में मिल गए कि हाँ हम इंडिया के साथ मिलेंगे। कुछ थे जो मना किए थे, उनको हम देखेंगे आगे। तो ये पहला स्टेप था इनका, मतलब पहला स्टाइल था। दूसरा स्टाइल ये था, या दूसरा इनका स्टेप कह सकते हैं, कि इन्होंने माउंट बेटन को कन्विंस किया कि भाई माउंट बेटन, जब आप आज़ादी दे ही रहे हो तो एक काम करो कि जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको आप एक मैसेज दो, मतलब उनको कन्विंस करो कि वो इंडिया में मिल जाएं, और मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ना, जो भी है या फिर इंडिया में मिलना है वो आसानी से मिल जाए। तो बहुत से प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो उनके माउंट बेटन के कहने पर इंडिया में मिल गए। ठीक है, ये तो 2 स्टाइल था हमारा, जो जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस को इंडिया में मिला लिया गया। कुछ नटखट प्रोविंस थे जिन्होंने मना कर दिया या बहुत परेशान किए मिलने से, तो उनका भी इलाज किया गया। देखिए सारे प्रिंसली स्टेट्स लगभग जब इंडिया में मिल गए तो 5 ने काफ़ी नटखट अंदाज अपनाया, यानी कि अपोज के इंडिया में मिलने से। वो कौन थे? ट्रेवनकोर, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे कैसे मिलाते हैं ये पटेल साहब हमारे। तो ट्रेवनकोर जो थे ना वहाँ के थे महाराजा चिथिरा थिरुनल। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के रियल रूलर थे ना वो थे दीवान सीपी रामासामी अय्यर। ठीक है, मेन वही हैंडल करते थे वहाँ के सारी चीज़ें। तो उन पे क्या है ना, सीपी अय्यर पे काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ, वहाँ के लोगों ने अटैक किया बहुत ज़्यादा। तो जो थिरुमल एक नॉमिनल राजा थे वहाँ के, तो थिरुमल थोड़ा सा फियर उनमें आ गया कि उनको भी मार दिया जाएगा। तो उसके बाद जब ये डर आया तो फिर और पटेल साहब ने उनको धमकाया कि देखो हम तुम्हें बचा सकते हैं, तो आप हम में जुड़ जाओ। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ट्रेवनकोर जो है वो इंडिया में मिल गया। नेक्स्ट है जोधपुर। देखिए जोधपुर जो है ना वहाँ का राजा हिंदू था, लेकिन चूंकि जोधपुर का जो इलाका है ना वो पाकिस्तान से बहुत करीब था, सटा हुआ था, बॉर्डर पे था। तो ऐसे में जिन्ना काफ़ी ज़्यादा परसुएट कन्विंस कर रहा था कि जोधपुर पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन चूंकि हिंदू राजा था वहाँ पे और वहाँ के लोग भी मेजॉरिटी ऑफ हिंदू थे, तो वो इंडिया में मिलना चाहते थे, लेकिन राजा इंडिपेंडेंट चाहता था रहना। तो पटेल साहब वहाँ पर फिर आए और जैसा मैंने बताया था आपको,
उन्होंने थोड़ा सा उनको डराया धमकाया कि तुम अगर यहाँ नहीं मिलोगे वहाँ चले जाओगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो हिंदुओं की वहाँ पे क्या इज्जत होगी, या फिर उनको मार दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा तुम्हारे टेम्पल्स को, सारे कुछ को। तो फियर मॉन्गरिंग करके और उनको परसुएट कन्विंस करके फिर जोधपुर को मिला लिया गया। तो इसमें भी उतना दिक्कत नहीं हुआ, जोधपुर भी इंडिया में मिल गया। फिर आती है बात भोपाल की। तो भोपाल में क्या था कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू था, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो रूलर था वो था मुस्लिम, हबीबुल्ला खान। अब हबीबुल्ला खान एक जिन्ना का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था, तो वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं, लेकिन चूंकि भोपाल का जो लोकेशन है वो सेंट्रल इंडिया में है, अब उसको पाकिस्तान से मिलने के लिए अलग अलग स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा गुजरात का या फिर राजस्थान का, फिर पंजाब का, तब जाके मिलेगा ना। तो उनको क्या बीच से एक रोड काट के दिया जाए क्या पाकिस्तान में मिलने के लिए? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इतना ज़्यादा लोगों का एंगर था, वहाँ के लोग अगेंस्ट में आए उस वहाँ के रूलर हबीबुल्ला खान के अगेंस्ट में। तो फाइनली सरदार पटेल को ज़्यादा टाइम नहीं लगा और भोपाल को फिर ईजिली इंडिया में मिला लिया गया। तो इस तरीके से 15 अगस्त 1947 के पहले मैक्सिमम थे ना, जैसे 565 में से लगभग 561 या 562 प्रोविंसेस इंडिया में मिल गए बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, मतलब वो एग्रीड हो गए कि हम इंडिया के पार्ट हैं, हम इंडियन यूनियन के पार्ट हैं, एग्रीड हो गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भी 4 ऐसे थे ना स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स, जो कि बहुत परेशान किए। वही जो हमने बताया था अभी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं कि इन चारों को किस तरीके से इंडिया में मिलाया गया। न वो बात करते हैं हम जूनागढ़ के, कि जूनागढ़ को कैसे इंडिया में मिलाया गया। देखिए, जूनागढ़ जो है ना, उस समय एक स्मॉल स्टेट था, एक स्मॉल प्रोविंस था नियर सौराष्ट्र कोस्ट, गुजरात में। और चूँकि डायरेक्टली इसका बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं लगता था, ठीक है ना, तो इस केस में यहाँ का जो लीडर था, यानी कि नवाब था, वो था मोहम्मद खान, ठीक है। लेकिन जूनागढ़ का जो पॉपुलेशन था वो मेनली हिंदू पॉपुलेशन था। तो नवाब मोहम्मद खान चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, और वो सेल्फ डिक्लेयर भी कर चुका था कि हम पाकिस्तान में मिल गए हैं भाई। 15 अगस्त 1947 जैसे ही हुआ, उसने डिक्लेयर कर दिया हम पाकिस्तान में मिल गए हैं। अपने आप खुद ही डिक्लेयर कर दिया, कोई पूछा नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, अपना भाई चलो हाँ भैया हम कर दिए। लेकिन वहाँ के लोग अगेंस्ट में हो गए, तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया, तो इस कारण से काफ़ी प्रेशर हुआ और उनकी जान को खतरा लगा, तो वो भाग गया। मोहम्मद खान जो है भाग के चला गया पाकिस्तान, या कहीं और भी प्रदेश में चला गया, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वहाँ से जूनागढ़ से चला गया। अब जाने के बाद वहाँ पे अब तो कोई रूलर वहाँ पे रहा नहीं, तो एक टेम्पोरी गवर्नमेंट बनाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, और उसको लीड किसने किया? समल दास गांधी ने। जिस समय समल दास गांधी थे, तो उस समय वहाँ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, जो कि फादर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन है? बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप देखिए, सर्च कीजिएगा। अब इन्होंने क्या किया कि शाहनवाज भुट्टो ने ये डिसाइड किया कि हम इंडियन गवर्नमेंट को बुलाएंगे इंटरवीन करने के लिए, ठीक है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट आया, और वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन ट्रूप्स को भेजा, और सारा समझौता होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम प्लेबिसाइट करेंगे, ठीक है ना। तो प्लेबिसाइट हुआ, और प्लेबिसाइट में मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वोट किया कि हम इंडिया में रहेंगे, और तब जाके फाइनली फरवरी 1948 में जूनागढ़ इंडिया में मिल गया। तो याद रखिएगा, जूनागढ़ जो है इंटीग्रेट हुआ था इंडिया में बाई प्लेबिसाइट। याद रखिएगा, प्लेबिसाइट जूनागढ़, जूनागढ़ प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट जूनागढ़, जूनागढ़ प्लेबिसाइट। नाउ अब सेकंड आती है बात जम्मू एंड कश्मीर की, कि उसे कैसे इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। देखिए, स्टेट ऑफ कश्मीर जो था ना, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे हिंदू रूलर, जिनका नाम था राजा हरि सिंह। लेकिन वहाँ के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो थी मुस्लिम। तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो काफ़ी अगेंस्ट थे कि बाकी सब इंडिया में अलग अलग प्रोविंसेस में जहाँ पे मुस्लिम लीडर थे और हिंदू मेजॉरिटी में थे, तो उसको एनेक्स कर लिया उन्होंने, प्लेबिसाइड कराया। तो यहाँ भी प्लेबिसाइड करवाइए, बट प्लेबिसाइड के लिए वहाँ के तैयार नहीं हुए राजा हरि सिंह, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ के लोकल लीडर है शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला जो है वो राजा हरि सिंह के खिलाफ में बहुत ही
पॉपुलर मूवमेंट चलाया, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चलाया। अब उस मूवमेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा राजा हरी सिंह पे। अब सबको लगा कि शेख अब्दुल्ला मुस्लिम हैं और वो राजा हरी सिंह को अपोज कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी लीडर्स को लगा कि ये डायरेक्टली मिल जाएंगे हमें, क्योंकि चूँकि ये मुस्लिम हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी मुस्लिम है। बट ऐसा नहीं था, शेख अब्दुल्ला राजा हरी सिंह के अगेंस्ट थे, बट वो पाकिस्तान जाने के भी अगेंस्ट थे, यानी कि हम पाकिस्तान नहीं मिलेंगे, ऐसा उनका पूरा मत था ये। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला का ये स्टैंड था और इन्होंने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट किया था। आज जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस देखते हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, शेख अब्दुल्ला के द्वारा। अब ये सारा कुछ होने के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ कि हरी सिंह ने एक ऑफ़र किया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बोला कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उन्होंने बोला कि ना हम इंडिया में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, और हमें कुछ टाइम के लिए स्टैंड स्टिल यानी कि हमें छोड़ दिया जाए कि हम सोचें कि हमें किस में मिलना है, क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे। बट जब तक ये एग्रीमेंट है तब तक लोग कम से कम आराम से फ्रीली मूव कर सकें इस साइड से उस साइड, और व्यापार भी हो सके। ठीक है भैया, चलो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया, तो इसमें हुआ क्या भाई, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया उस एग्रीमेंट को। हाँ चलो ठीक है, हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को मान लिए, चलो हम मान लिए। लेकिन इंडिया ने उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को नहीं माना और इंडिया ने पॉलिसी अपनाया वेट एंड वॉच का। क्लियर है? अब देखिए खेला क्या होता है। पाकिस्तान जो है ना वो थोड़ा सा इम्पैसेंट हुआ, यानी कि उतना धैर्य नहीं रख पाया कि यार बहुत हो गया, अब उसको अपने में मिलाना है। तो उसने क्या किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का वायलेशन शुरू किया, लोगों को मारना, वहाँ पे टॉर्चर करना, कभी कभी ट्रुप्स भेज देना, ये सारा कुछ हुआ। तो उस समय मेहर चंद थे ना, मेहर चंद महाजन, वो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लेन किया कि भैया इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रहा है पाकिस्तान, यानी कि व्यापार नहीं होने दे रहा है, लोगों को मार रहा है, कभी कभी ट्रुप्स भेज दे रहा है, तो ये तो ब्रीच है भैया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ब्रीच है, आप कुछ देखिए। और फिर उसके बाद हुआ भी क्या कि 22 अक्टूबर को बहुत सारे पठान ट्राइब्समैन, यानी कि एक तरह से उसको पाकिस्तानी आर्मी ही कहिए, वहाँ जो अनऑफिशियली है ना वो मतलब कश्मीर में घुस गए, और जिनको लीड कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, और उन्होंने इन्वेड करना शुरू किया फ्रॉम नॉर्थ, और वो फिर बारामूला तक रीच कर गए। क्लियर है? अब उसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगे तब घबरा गए, मतलब राजा हरी सिंह घबरा गए, और फिर 24 अक्टूबर को वो डिमांड किए मिलिट्री असिस्टेंस के लिए, यानी कि भैया ट्रुप्स भेजो, इंडियन आर्मी भेजो, इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने लगे। अब वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने बोला, वीपी मेनन हमारे सेक्रेटरी थे, आपको पता है सरदार पटेल का, उन्होंने बोला कि जब तक कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि इंडिया में मिलने का साइन नहीं करते हो कि हम इंडिया में मिल रहे हैं, तब तक हम ट्रुप्स नहीं भेजेंगे। ठीक है? और तब जाके महाराजा हरी सिंह उनकी मजबूरी थी कि उनको करना ही पड़ा, तो 26 अक्टूबर को महाराजा जो है ना वो साइन किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और ये भी एग्रीड किए कि अब्दुल्ला जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे, शेख अब्दुल्ला। क्लियर है? और जैसे ही उन्होंने साइन किया 27 अक्टूबर को नियरली 100 प्लेन्स एयरलिफ्टेड मेन एंड वेपन्स टू श्रीनगर, यानी कि लगभग 100 से 150 जो एयरप्लेन्स थे ना उससे एयरलिफ्ट किया गया इंडियन आर्मी को, साजो सामान को, वेपन्स को, आर्टिलरी को श्रीनगर में, और फिर पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया गया। तो ये था, लेकिन तब तक पाकिस्तान ने एक काफ़ी बड़ा इलाका को कब्जा वो कर चुके थे, जैसे गिलगिट बल्तिस्तान रीजन। ठीक है? तो यही वो था ना समय, यही के समय जो था जो कैप्चर वो एरिया किए, सो आज POK बन के रह गया। क्लियर है? तो ये पूरा कहानी था इसका। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने उसको पुश किया, पाकिस्तान आर्मी को हटाया पीछे से। तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कश्मीर का। ठीक है? और फिर नवंबर 1947 में माउंट बेटन जो है वो लाहौर जाते हैं ऑन ए पीस मिशन, और वो जिन्ना से मीटिंग करते हैं, बट लेकिन ऐसा कुछ मीटिंग हो नहीं पाया, कुछ कंक्लूजन हो नहीं पाया। और फिर जिन्ना ने बोला कि उन्होंने डिस्क्राइब किया कश्मीर जो एक्सेशन इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड एंड वायलेंस, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया है कश्मीर का इंडिया के साथ वो एक फ्रॉड है और वो सही नहीं है, वो धोखाधड़ी से किया गया है।
और फिर हम सबको पता है कि ये जो है हमारे नेहरू साहब, इन्होंने 1 जनवरी 1948 को क्या किया कि कश्मीर इशू को यूएन में ले गए, जबकि वो मिलिट्रली खुद वो हैंडल कर सकते थे। लेकिन 1 जनवरी 1948 को कश्मीर मुद्दे को वो यूएन में ले गए, और इट इज़ सेड दैट इट वाज ऑन द एडवाइस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कहने पे ही उन्होंने इस मुद्दे को यूएन में ले गए। सोचिए कितना बड़ा ये ब्लंडर हमारे देश का, वरना आज पीओके हमारा अपना पीओके होता। और उस समय जब यूएन में ये मुद्दा गया तो सिक्योरिटी काउंसिल जो था ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर गया, क्योंकि उस समय यूएस और ब्रिटेन पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे और उन्होंने सपोर्ट भी किया। और उसके बाद फिर मजबूरी में नेहरू को भी एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई चलो अब यूएन में चला गया, यूएन ही डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हम खुद हैंडल कर सकते थे, खुद उस टेरिटरी को ला सकते थे, हम बायलैटरली सॉल्व कर सकते थे, इसको वो थर्ड पार्टी यूएन के पास ले गए। और दिस इज़ द मेजर शॉर्टफॉल या ड्रॉबैक कह सकते हैं नेहरू गवर्नमेंट का या नेहरू के डिसीजन मेकिंग का इन इंडियन हिस्ट्री। और फिर हुआ क्या कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके तहत 1 जनवरी 1948 को सीज़ फायर हो गया, यानी कि जो जहां है वहीं पे कर लिया जाए। और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एग्रीड हो गए सीज़ फायर के लिए अलोंग एलओसी। और फिर 3 साल के बाद 1951 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक रेफरेंडम कराया जाएगा अंडर यूनाइटेड नेशंस सुपरविजन, यूएन के देख रेख में, उस कश्मीर के इलाके में। और वो तब कराया जाएगा जब पाकिस्तान अपनी पूरी की पूरी सेना आज़ाद कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हटा लेगा। उस केस में एक रेफरेंडम कराया जाएगा। पर आज तक पाकिस्तान ने ना अपनी सेना हटाया और ना ही आज तक कश्मीर में रेफरेंडम हुआ। ये आज तक ये चीज़ें चल रही हैं और शायद कभी हो भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर है कि हम जिस दिन फ़ौज हटाएंगे इंडिया उसे अपने अंदर कैप्चर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ आर्मी, और कोई रेफरेंडम नहीं होगा। तो इस 1951 रेजोल्यूशन का कोई मतलब रह नहीं गया अब ऐसा। नाउ अब हम देखेंगे हैदराबाद के बारे में, क्योंकि हमने जूनागढ़ देख लिया, कश्मीर देख लिया, अब बारी है हैदराबाद की। कैसे हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया। देखिए हैदराबाद जो है ना वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था, यानी कि उस समय जो 565 रियासतें थे, प्रोविंसेस थे, उसमें से सबसे ज़्यादा अमीर जो कह सकते हैं ना प्रिंसली स्टेट वो था हैदराबाद। अब हैदराबाद जो था वो इंटायरली जो घिरा हुआ था वो इंडियन टेरिटरी से, कहीं दूर दूर तक डायरेक्टली पाकिस्तान से कोई उसका कनेक्टिविटी था नहीं जोग्राफिकली। तो अब वो इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ है और प्लस ये खुद भी काफ़ी बड़ा था। अभी प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो कुछ कुछ हिस्सों को मिला दें महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, तो वो भी इलाका हैदराबाद में था पहले। क्लियर है। अब इतना बड़ा था सोचो आप। और इसको लीड कौन करता था, यहाँ के रूलर कौन थे, उनको कहते थे निज़ाम। और ये निज़ाम थे ना भाई साहब, ये उस समय के रिचेस्ट मैन में आते काउंट होते थे, यानी कि अमीरों में से अमीर लोगों में काउंट होते थे ये निज़ाम। क्लियर है। अब ये जो निज़ाम थे ये काफ़ी अनजस्ट एंड टायरनिकल थे, मतलब कि इतना ज़्यादा ब्रूटल थे, हार्श थे या क्रूएल कह सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स को इतना ज़्यादा सताना, इतना ज़्यादा उन पर ब्रूटलिटीज़ करना, बहुत ज़्यादा क्रूएल इंसान, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने कुछ अपने एक काउंसिल बनाया रहता है, काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स बनाया था इन्होंने रूल करने के लिए स्पेशली। इसको हम बोलते हैं MIM, मतलब कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्लियर है। जो कि एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी था, जस्ट टू सेफगार्ड द मुस्लिम्स इन इंडिया। क्लियर है। अब देखिए, अब ये जो MIM था ना वो बेसिकली ये प्रीच करता था, ये कहता था इंडिया को कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है और हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, बल्कि हमको मुस्लिम डोमिनियन चाहिए, हम मुस्लिम डोमिनियन स्टेट चाहते हैं। ये उनका डिमांड था। ठीक है। अब देखिए, तो उस समय क्या हुआ कि निज़ाम मीर उस्मान अली वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था हैदराबाद के लिए कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिया में मिलेंगे नहीं। तो उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ 1947 में, नवंबर 1947 में, 1 साल के लिए। ठीक है ना, ताकि और बातचीत हो सके, इंडियन गवर्नमेंट से कुछ और नेगोशिएट कर सके। ये सब हो रहा था। उसी बीच वहाँ के जो लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में आगे निज़ाम के मूवमेंट चलाने लगे, प्रदर्शन करने लगे।
और ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ा, यानी कि जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ा। और ख़ासकर जो तेलंगाना के जो पीजेंट्स थे ना, तेलंगाना आज के टाइम के जो तेलंगाना है ना, उस रीजन के जो पीजेंट्स थे, और ख़ासकर पीजेंट्स और वेमेन, महिलाएं, ये वर्स्ट अफेक्टेड थी यहाँ निज़ाम के कारण। तो इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा था, तो ये एक्टिवली बहुत अगेंस्ट थे निज़ाम के। और ये काफ़ी ज़्यादा इनका संख्या होने के कारण हैदराबाद का निज़ाम की हालत ख़राब होने लगी। ठीक है, और हैदराबाद जो उस समय था वो नर्व सेंटर था इस मूवमेंट का। क्लियर है? तो अब इसमें हुआ क्या, जब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा तो निज़ाम था ना, उसने रिटेलिएट किया मूवमेंट को, यानी कि मूवमेंट को क्रश किया, दबाने की पूरी कोशिश किया। और वो कैसे करता था, उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। सोचिए, उसके पास उस समय करीब करीब 1.5 लाख रजाकर्स निज़ाम के मिलिट्री को बोलते थे रजाकर्स। उसने 1.5 लाख सैनिकों को भेजा। आप सोचो कितनी बड़ी उसकी, इंडिया में ही रहकर उसकी खुद की कितनी बड़ी आर्मी थी। सोचो कितना बड़ा प्रोविंस था वो। तो 1.5 लाख सोल्जर्स को भेजा फाइट करने के लिए इंडियन यूनियन के अगेंस्ट में, और जो भी मूवमेंट में वहाँ लोग अगेंस्ट में थे उनको सप्रेस करने के लिए। और इन रजाकर्स ने कितनी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब ब्रूटल एंड एट्रोसिटीज़ कम्युनल नेचर था इनका। इन्होंने मर्डर किया, रेप किया, लूट किया, और ख़ासकर नॉन मुस्लिम्स को बिहेट किया, उनके सर को काट दिया। मतलब इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया इन्होंने। तो मजबूरी में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो था ना, उस समय इंडियन गवर्नमेंट, उनको आर्मी को डिप्लॉय करने के बारे में सोचना पड़ा कि कैसे इसको रोकें। और तब जाके 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो के तहत, ये कोड नेम था हैदराबाद पुलिस एक्शन के लिए, तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को इन्वेड किया और निज़ाम को ओवरथ्रो किया, यानी कि उस पद से हटाया। और इसी तरीके से ये जो हैदराबाद था सो इंडिया में आके फाइनली मिला। तो याद रखिएगा, हैदराबाद जो है वो ऑपरेशन पोलो यानी कि पुलिस एक्शन के कारण इंडिया में मिला। यहाँ पे कोई प्लेबिसाइट नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी यानी कि पुलिस एक्शन के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। अब जबकि हैदराबाद इंडिया में मिल गया तो उसके बाद निज़ाम ने जो MIM बनाया था ना, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, इसको 1948 में बैन कर दिया गया। क्लियर है? और बैन करने के बाद अब चूंकि निज़ाम सरेंडर कर चुका था तो निज़ाम को रिवार्ड के तौर पे उसे वहाँ पे कुछ एक पद दिया गया राज्य प्रमुख का। ठीक है ना, वो राज्य प्रमुख का पद दिया गया उसे। तो इस तरीके से हैदराबाद जो है वो हमारे इंडिया में मिला। तो अभी तक हमने क्या देखा, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद कैसे इंडिया में मिला है। अब हम देखते हैं लास्ट, वो था मणिपुर। मणिपुर कैसे मिला इंडिया में, क्योंकि ये भी अगेंस्ट में था कि हम अलग रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मणिपुर के बारे में। सो नाउ मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। अब इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इस एश्योरेंस पे कि इंटरनल ऑटोनॉमी जो थी ना मणिपुर की, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सरकार ज़्यादा इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी इंडियन गवर्नमेंट। इस बेसिस पे उन्होंने साइन किया। नाउ अब इसमें हुआ क्या कि पब्लिक जो व्यू था ना, वो काफ़ी पब्लिक प्रेशर वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा मणिपुर में। तो महाराजा जो थे वहाँ पे उन्होंने इलेक्शंस करवाया जून 1948 में, और इस तरीके से इलेक्शन करवाने के बाद वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो याद रखिएगा कि मणिपुर जो है वो पहला पार्ट है इंडिया का जिसने इलेक्शन करवाया बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्लियर है? तो ये सब हुआ, और ये सब होने के बाद कुछ डिफरेंसेस भी हुए मणिपुर के मजर्स में इंडिया में, क्योंकि जो स्टेट कांग्रेस था ना वो फेवर में था और अदर पॉलिटिकल पार्टी इसके अपोजिशन में थे। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब सक्सीड हुआ प्रेशराइजिंग करके महाराजा को कि भाई इंडिया में मिल जाओ। तो फिर महाराजा ने फाइनली एक मर्जर एग्रीमेंट के तहत इंडिया में मिल गए सितंबर 1949 में। लेकिन जब वो मिले ना तो उस समय वो कंसल्ट नहीं किए पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर के द्वारा। इस कारण से आज भी मणिपुर में ये उसका इफेक्ट देखते हैं, लोगों में कुछ गुस्सा, रिजेंटमेंट अगेंस्ट द इंडिया इन मणिपुर, क्योंकि मोनार्क था ना वो, मतलब जो हमारा मणिपुर के जो राजा थे
बिना उस समय चुनाव में जो जीती थी सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बिना उसे कंसल्टेशन के अपने मन से राजा ने साइन कर लिया। तो इस कारण से थोड़ा सा लोग खफाते कि एटलीस्ट कैंसिल तो कर लेते, लेकिन फाइनली मणिपुर इंडिया में मिला। तो इस तरीके से सारे के सारे हमारे जो थे एक्विजिशन हो गए, तो इंडिया हमारा हो गया एक यूनाइटेड इंडिया। ठीक है। नाउ अब ये होने के बाद अब इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम जो सारे स्टेट्स वगैरह थे, जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, वो सारे मर्ज कर गए, रूलर्स भी सारे इंडिया में आ गए। तो फिर भी उनके सम्मान को रखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम आपको कुछ प्राइवेट पर्सेज देंगे। प्राइवेट पर्सेज इन द सेंस कि कुछ जो आप पहले बिना हमसे जुड़े कुछ चीज़ें जो आप कर रहे थे, जो आपके सम्मान के लिए था, वो एज इट इज़ आपको हम छूट देंगे। वो क्या क्या था कि जो रूलर्स थे यानी कि किंग्स थे, वो अपना टाइटल्स रख सकते हैं, वो अपने पर्सनल फ्लैग रख सकते हैं जैसे कि पहले रखते थे, और कुछ सेरेमोनियल इवेंट हो गए, शादी हो गए या और कुछ इवेंट्स हो गए, उन पे वो गन सैल्यूट्स मिलते थे किंग को, तो वो गन सैल्यूट्स भी रख सकते हैं। इस तरीके कुछ प्राइवेट पर्सेज उनको दिए गए थे, लेकिन बाद में फिर अमेंडमेंट करके ये हटा लिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा पूरा इंटीग्रेशन होता है एक अखंड भारत का। तो इस तरीके से फाइनली मर्जर के बाद 5 न्यू यूनियन बने आज़ादी के जस्ट बाद। वो थे मध्य भारत, राजस्थान, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जिसको हम पेप्सू कहते हैं, 4th सौराष्ट्र एंड 5वां ट्रेवनकोर कोचिन। ठीक है, ये 5 नया यूनियन बना हमारा। और जो 3 थे ना, उन्होंने अपना एक ओरिजिनल स्टेटस को रिटेन किया था सेपरेट यूनियन की तरह, सेपरेट स्टेट्स ऑफ द यूनियन। वो थे मैसूर, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। इनको ओरिजिनल जो स्टेट था, इनका स्टेटस था, वो रहने दिया गया। तो 5 और ये 3 8, ये हमारा एक अखंड भारत का रूपरेखा था आज़ादी के जस्ट बाद, आफ्टर मर्जिंग ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, जो 565 रियासतें थे। बट फिर भी 2 ऐसे एरियाज़ थे जहाँ स्टिल नॉन इंडियंस का रूल था, और वो फॉरेनर्स थे, वो थे फ्रेंच और पोर्चुगीज़। तो फ्रेंच सेटलमेंट और पोर्चुगीज सेटलमेंट वो स्टिल इंडिया के साथ अभी नहीं मर्ज हुए थे। जैसे कि पौंडीचेरी और कुछ अदर एरियाज़ में फ्रेंच रूल कर रहे थे, तो वो मर्ज करने से मना कर रहे थे इंडिया में, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उनको परसुएट किया, उनको कन्विंस किया, और फिर वो उसको छोड़ दिया। और फिर इस तरीके से पौंडीचेरी और अदर फ्रेंच पोसेशंस जो थे वो इंडिया में मिल गए 1954 में। लेकिन पोर्चुगीज़ मतलब इजी टॉक से नहीं मान रहे थे, और वो अगेंस्ट थे, मतलब कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट ही रहना चाह रहे थे। और नाटो अलाइज जो थे वो पोर्चुगीज़ को सपोर्ट भी कर रहे थे, बट इंडिया जो है वो पीसफुल मीन्स पे अभी भी अड़ा हुआ था कि नहीं, हम शांति से ही आपसे ये स्टेट ले लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट चलाया गोवा में, और गोवा था पोर्चुगीज सेटलमेंट। तो उस मूवमेंट के कारण इंडियन गवर्नमेंट को एक बल मिला, सपोर्ट मिला, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ ट्रुप्स भेज दिया, इंडियन आर्मी, और तब जाके ऑपरेशन विजय हुआ। और इसी ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में गोवा को इंडिया में मिला लिया गया। तो फाइनली अब हमारे सारे के सारे जो एरियाज़ थे वो यूनाइट होके एक अखंड भारत का निर्माण कर दिए। नाउ ये सब होने के बाद अब इंडिया में एक अलग चैलेंज था, इंटरनल चैलेंज था, वो था लैंग्वेज का इशू था एक। क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्स लोग रहते थे, डाइवर्स रिलीजन थे, डाइवर्स कल्चर था, और उनके लैंग्वेजेस भी अलग अलग थे। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहा था कि आखिर कौन सा इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, और अलग अलग स्टेट को कैसे हम भाषा के आधार पर बांटें कि नहीं बांटें, ये सारे इश्यूज चल रहे थे। तो इनको हम देखते हैं कि कैसे इसको टैकल किया गया। देखिए, शुरुआत में गवर्नमेंट ने हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक उपाय सुझाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा साउथ इंडियन स्टेट्स में। उन्होंने अपोज किया हिंदी को, तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि उन्होंने वर्चुअली एक्सेप्ट कर लिया ऑल द मेजर लैंग्वेजेस एज द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मेजर लैंग्वेज कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयाली, उड़िया, आसामीज़, हिंदी, इन सब चीज़ों को मेजरली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये सारे मेजर लैंग्वेजेस हैं। तो इससे एक कन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व हुआ।
साथ ही साथ इसमें इंग्लिश को भी जोड़ा गया था कि इंग्लिश भी एक मेजर लैंग्वेज होगा, लेकिन गांधी जी इसके अपोजिशन में थे कि इंग्लिश को एक ऑल इंडिया मीडियम नहीं बनाया जाए कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली फ्री इंडिया में। तो गांधी जी इंग्लिश के अपोजिशन में थे, लेकिन नेहरू जी हिंदी के सपोर्ट में थे और इंग्लिश के भी सपोर्ट में थे। तो ये डिसाइड हुआ कि हम कुछ टाइम के लिए इंग्लिश को मानेंगे और उसके बाद इंग्लिश को फेज्ड मैनर में हिंदी से रिप्लेस करेंगे। लेकिन उस केस में एक विवाद शुरू हो गया हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थे वो चाहते थे कि इमीडिएटली हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन नॉन हिंदी जो स्टेट्स थे वो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, मतलब इंग्लिश रहे और काफ़ी दिनों तक, काफ़ी टाइम तक इंग्लिश रहे, क्योंकि वो हिंदी प्रेफर नहीं करते थे बोलना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि हम 1965 तक इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, और 1965 के बाद एक फेज्ड मैनर में हम उसको रिप्लेस करेंगे हिंदी से। लेकिन ये पार्लियामेंट के पास ये पावर होगा कि वो जब चाहे तब इंडेफिनिट पीरियड तक उसको और बढ़ा सकता है, इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकता है। तो इंग्लिश को 1965 तक ही ख़त्म करना था, बट ये हो नहीं पाया, और अभी तक वही 1965 में जो करना था वो हो नहीं पाया, और अभी तक इंग्लिश चल रहा है सारा कुछ। और उस समय ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये प्रोविज़न डाला कि ये गवर्नमेंट का ड्यूटी होगा कि वो प्रमोट करे एंड डेवलप करे हिंदी को, एंड प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन एंड ए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है ना, जो कि इस हिंदी के प्रोपगेशन को, हिंदी के प्रमोशन को रिव्यू करे कि कितना प्रोग्रेस हुआ, सही सब मैक्सिमम स्टेट्स तक हिंदी और एज ऑफिशियल लैंग्वेज पहुंच पा रहा है कि नहीं, लोग सीख रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें व्यवस्था की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए 1955 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का सेटअप हुआ, जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1956 में, और इसने ये रिकमेंड किया कि हम इंग्लिश को रिप्लेस करेंगे अब हिंदी से प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे, अलग अलग प्रोविजंस के तहत। और फिर इस रिकमेंडेशन को भेजा गया जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। इसने जो है वो रिव्यू किया इसके रिकमेंडेशंस को, और फिर जाकर प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया अप्रैल 1960 में, स्टेटिंग डैट कि आफ्टर 1965 1965 के बाद हिंदी जो है वो प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। याद रखिएगा, 1965 के बाद हिंदी प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑर्डर, लेकिन इंग्लिश भी कंटिन्यू करेगा बट एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज़ें प्रेसिडेंट ऑर्डर में इशू किया गया। बट नॉन हिंदी स्पीकिंग जो पीपल थे उनके अंदर एक फियर आ गया कि इंग्लिश तो ख़त्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो उनके फियर को ख़त्म करने के लिए, उनको सपोर्ट में लेने के लिए, उनको सहानुभूति देने के लिए नेहरू जी ने पार्लियामेंट में 1959 में आश्वासन दिया था कि इंग्लिश जो है ना वुड पास, मतलब इंग्लिश भी रहेगा। और इसी के तहत उन्होंने 1963 में ऑफिशियल्स लैंग्वेज एक्ट पास किया, और इस एक्ट में उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को हटाया जिसके तहत ये कहा गया था कि 1965 के बाद ग्रेजुअली इंग्लिश को रिप्लेस कर देगा हिंदी। तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा लिया गया, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश को हम टोटली हटा देंगे, जिससे कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थे और वहाँ के लोग, उनको थोड़ा एक भरोसा दिलाया गया। तो इस कारण से वो लोग भी सपोर्ट में आए नेहरू जी के। तो इस तरीके से लैंग्वेज का जो इशू था वो तो कंट्रोल हुआ, वो सॉल्व हुआ। बट इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्होंने 1963 की जो ऑफिशियल्स लैंग्वेज एक्ट था उसको अमेंड किया। अब इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या था जो बहुत चर्चा में रहा, तो इस अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी ने वो सारे के सारे सवाल या फिर जो कन्फ्यूजन थे उसको स्टॉप कर दिया। उन्होंने बोला कि इंग्लिश जो होगा ना वो एसोसिएट लैंग्वेज होगा, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इंग्लिश को एकदम फुल प्रूफ एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया इन एडिशन टू हिंदी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि बाईलिंगुअलिज्म, इंग्लिश और हिंदी अनंत काल के लिए अडॉप्टेड रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को हम बाद में जाके हटा देंगे, ऐसा नहीं है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड पीपल्स को। तीसरा था कि इसमें उन्होंने बोला कि स्टेट्स जो है ना वो एक 3 लैंग्वेज फार्मूला को एडप्ट कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब कि स्टेट्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसको वो पढ़ सकते हैं,
और वो लैंग्वेज मेनली साउदर्न लैंग्वेजेस हो सकते हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयाली, ये सब हो सकते हैं, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा उनके पास एक और अल्टरनेटिव हो अपने लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए, ताकि हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में हिंदी पढ़ें और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में वो इंग्लिश तो करें ही करें, साथ में अपना रीजनल लैंग्वेज भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा ये जो था ना इशू लैंग्वेज का, उसको कंट्रोल किया गया और ये भी काफ़ी बड़ा यूनिटी में हेल्प किया, इंडिया की यूनिटी में। और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट था इस एक्ट का, वो था कि पार्लियामेंट जो है वो एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें उसने बोला कि जितने भी पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स हैं ना, उसमें जो भी एग्ज़ाम्स का लैंग्वेज होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश एंड सभी रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। और इसमें एक प्रोविज़न होगा कि कैंडिडेट्स को मतलब हिंदी और इंग्लिश तो आने ही चाहिए, प्लस अगर उससे रीजनल लैंग्वेज में वो देना चाहे तो वो रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक सेटिस्फेक्शन आया, एक फीलिंग आया कि चलो हमारी बात को सुना जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा संपूर्ण अखंड भारत का निर्माण हुआ, जहाँ पहले पार्टीशन के बाद इंडिया को उस पार्टीशन के दर्द से बाहर निकाला गया, रिफ्यूजी कैंप लगाए गए, लोगों को बचाया गया। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स को कैसे यूनाइट किया गया, मैक्सिमम मान गए, कुछ नहीं माने, जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। तो इन सबको कैसे अलग अलग तरीक़ों से पटेल साहब, उन्होंने सरदार पटेल साहब ने यूनाइट किया इंडिया में, और ये सुलझा। तो उसके बाद इतना डाइवर्स कल्चर है हमारा इंडिया का कि उसको यूनाइट करने के लिए, ताकि सब में अलग अलग भावना ना आए, वहाँ पे एक चैलेंजेस को कैसे टैकल किया गया, जैसे लैंग्वेज का। साउदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे कम्प्लीटली चारों सटे हुए हैं, लेकिन चारों की लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, तो वहाँ भी था। तो सब में कैसे उन सब चीज़ों को टैकल किया गया, काफ़ी चैलेंजिंग था। और ये इतिहास हमारी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिली हैं। लोग, उस समय के लीडर्स, उनको थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने जहाँ ज़रूरत पड़ा पीस टॉक किया, जहाँ पे ब्लड एंड आयरन यानी कि लड़ाई अपनाना चाहिए, वहाँ लड़ाई अपनाया, और कैसे भी करके उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया, जो आज हमें दिखता है। और फिर 1971 का है, वो तो हमें पता ही है, जब हमने पाकिस्तान को दो भागों में बांटा, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ, ये हमने आपको बताया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो एटलीस्ट अपने 5 ऐसे फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो या जो इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।